गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है महर्षि मही कोचिंग सेंटर के चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि मैं आपको 18 तारीख जो साइंस का एग्ज़ाम है उसका वीडियो आप लोग को मैं पहले ही ऑब्जेक्टिव का दे चुका हूँ और हमें यह मैं आशा करता हूं कि आप लोग उसे देख भी लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। अब मैं आप लोग के लिए साइंस का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो शायद 2 नंबर में आ जाएगा वो लाया हूं। और यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप जब हिम्मत बढ़ाइएगा तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा और आपके विश्वास के कारण ही यह चैनल टिका हुआ है। अब हम लोग कल के क्वेश्चंस के बारे में कुछ जानेंगे, जहां पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को सचित्र वर्णन करें। प्रकाश के परावर्तन के नियम को सचित्र वर्णन करें। आप लोग प्रकाश चैप्टर पढ़े हैं जिसमें बताया गया है कि परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा है आपतन कोण I एवं परावर्तन कोण R एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह दिया गया है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन कोण, परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कोण I बराबर कोण R। ये इस प्रश्न का आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। इसे आप एक बार स्थिर से देख लीजिए। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और जब एग्जाम में आए प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें तो इसी प्रकार से लिखना है। कभी नियम लिखने के लिए आता है, कभी सचित्र वर्णन करने के लिए आता है, लेकिन आपको आंसर इसी प्रकार से देना है। जल्दी से देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन हम बढ़ाते हैं। हाँ, आपके स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, उन्हें लिखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, उन्हें लिखें। इससे पहले अभी आप लोगों ने पढ़ा प्रकाश के परावर्तन के नियम को सचित्र वर्णन करें। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, उन्हें लिखें। तो जिस तरह से प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। यहां दिया हुआ है, पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या है जी? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नियम है, प्रकाश किरण के आपतन कोण की जया, प्रकाश किरण के आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की कोजया की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है जी? स्नेल का नियम है साइन I y साइन R और एक नियतांक है म्यू,
जिसे हम लोग अपवर्तनांक भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी कहते हैं। यानी साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू रहे तो ये जान जाएंगे स्नेल का नियम है और यही अपवर्तनांक है। म्यू अपवर्तनांक का सिंबल म्यू होता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसे लिख लीजिए। अब आप लोग के स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखें। इसका आंसर है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है जी, एम्पियर होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ देता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बस तुरंत में बता दीजिएगा एम्पियर। अतः I बराबर Q बटा टी। I क्या है, विद्युत धारा है, Q आवेश है, T क्या है जी, समय को दर्शाता है। आप लोग जान गए विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे, चौथा नंबर देखिए। अब अगला क्वेश्चन आपका है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है जी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है और नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, उसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक गैस है। जब दोनों संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। यहाँ देखेंगे नीचे दूसरा उदाहरण है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहाँ अभिक्रिया करने के समय यह भी ध्यान देना कि अभिक्रिया संतुलित है अथवा नहीं। कभी कभी आपको एग्जाम में संतुलित करने के लिए भी 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो इससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ देखेंगे कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, चलिए ये संतुलित है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि यह जो रिएक्शन है, यह जो इक्वेशन है, समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया है, यह संतुलित है। नीचे वाला देख लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, ये संतुलित है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी यहाँ पर संतुलित नहीं है, यहाँ संतुलित है। यानी ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके आगे हमको 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, ये तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 2, यहाँ मैग्नीशियम 1 है। अब क्या करेंगे, तो इसमें 2 लगाएंगे। अब देखिए दोनों तरफ संतुलित हो चुका होगा। मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, यानी यह संतुलित हो गया। इसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें अभिकारक और प्रतिकारक दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, दोनों परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। चलिए अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दे। एग्जाम में वियोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया दो में से कोई एक पूछ लेता है, और कभी कभी वियोजन के जगह पर अपघटन अभिक्रिया लिखा रहेगा, या कभी कभी संयोजन अभिक्रिया के जगह पर संश्लेषण अभिक्रिया लिखा रहता है। इसे घबराइएगा नहीं, संयोजन और संश्लेषण एक ही है और वियोजन या अपघटन भी एक ही है। लेकिन जब भी पूछेगा तो या तो संयोजन पूछे या तो वियोजन पूछे, लेकिन ध्यान तो आपको दोनों पर देना है। यहां देखेंगे वियोजन अभिक्रिया में क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिनके गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें बड़ा अणु क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं।
कैल्शियम कार्बोनेट का जब विखंडन किया गया, अपघटन किया गया, तोड़ा गया, तो हमें दो यौगिक प्राप्त होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो उड़ जाता है। ये जो चिन्ह है तीर का ऊपर का निशान, इसका गैस का होता है। अगर यही तीर नीचे की ओर होता तो इसे अवक्षेप कहते हैं, लेकिन ऊपर की ओर है इसलिए गैस है। दूसरा उदाहरण है आपका पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3। अनुसूत्र याद रखना है जी, पोटेशियम क्लोरेट का KClO3 तोड़ते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ऑक्सीजन गैस बनता है। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे आप लोगों को फिजिक्स में पढ़ना है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, केमिस्ट्री में संयोजन अभिक्रिया और फिजिक्स में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, दोनों एक ही है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या है, दो छोटे अणु या दो से अधिक छोटे अणु आपस में मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया भी वैसा ही था। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया भी सेम है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया क्या है, एक बड़ा नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटकर दो छोटे छोटे हल्के नाभिक में टूटकर, यानी टूटना उसमें भी है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन में जुड़ना और नाभिकीय विखंडन में टूटना, संयोजन में जुड़ना और वियोजन में टूटना, ये दोनों अभिक्रिया सेम है। तो आप जल्दी जल्दी इसे उतार लीजिए। अब आगे का काम, अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? तो यहां देखेंगे, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। बहुत ही छोटा है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। यह है किसका सिद्धांत जी? तो विद्युत मोटर का सिद्धांत है। ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन था। अब आपको हम 7वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। आगे आप लोग देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम को लिखें। तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा व अंगूठे को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा धारा की दिशा और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो। इस प्रकार से ये बायां हाथ है, इस प्रकार से इसको फैलाना है। देखिए ये फिगर है, ये आपका बल दिखा रहा है। ये है तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र में है और ये मध्यमा है जो विद्युत धारा की दिशा को बता रहा है। ये बाएं हाथ का याद रखना है। ये बल को दर्शाता है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और यह विद्युत धारा को दर्शाता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 100% कल आ सकता है। इसे फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन पर। चलिए आप देखिएगा 8वां, 9वां, 10वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन है खनिज क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन है अयस्क क्या है और 10वां नंबर क्वेश्चन है गैंग क्या है। तो खनिज क्या है? भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। इसे प्रायः खानों से निकाला जाता है। खानों यानी खदान, जमीन के अंदर से निकाला जाता है खोदकर, इसी को खनिज कहते हैं। अयस्क क्या है? वैसे खनिज जिनसे धातु का व्यावसायिक उत्पादन होता है उसे अयस्क कहते हैं। अयस्कों में धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित रहते हैं। यानी कहने का मतलब है
कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैंग क्या है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। यानी अयस्क में जो अशुद्धियां उपस्थित होता है उसे गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। इस गैंग को हटाकर शुद्ध धातु की प्राप्ति किया जाता है। आप लोग की इसकी जानकारी हो चुकी है। अब आगे क्वेश्चन देखें। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर और 12 नंबर क्वेश्चन। आज इतना ही क्वेश्चन बताकर हम लास्ट करेंगे, क्योंकि रात्रि बहुत हो रही है और आगे की तैयारी भी आप लोग को खुद करनी है, कुछ सेल्फ स्टडी भी करनी है। जो आपके सर नोट्स बुक दिए हैं तो मैं कुछ हेल्प और कर दूंगा बताकर। लेकिन आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो मछली की श्वसन क्रिया गिल्स से होती है, मच्छर की ट्रैकिया से, केचुआ का त्वचा से और मनुष्य का फेफड़ा से होता है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करें। जाइलम जल एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। जाइलम में जल एवं घुलित लवणों का बहाव ऊपर की ओर होता है, लेकिन इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण बहाव। अब हम आपको कुछ बता देते हैं जिससे आप उसका तैयारी करके आपको एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे प्रतिबिंबों का बनना, दर्पण और लेंस में प्रतिबिंबों का बनना, ये आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है। तारों का टिमटिमाना, मृगमारीचिका, ये सारी चीज आ सकते हैं। एसी और डीसी में अंतर स्पष्ट करने के लिए आ सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, धोवन सोडा, इसे आप याद कर लीजिए, इसमें से एक जरूर आएगा एग्जाम में। और बायोलॉजी में देखा जाए तो मासिक चक्र है, मेंडल ने मटर का चयन क्यों किया, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए आप अपना नोट्स बुक्स थोड़ा समय के लिए, थोड़ा देरी के लिए अस्थिर पूर्वक देख लीजिए, आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। और कहा भी गया है, अंत भला तो सब भला, इसलिए अंत का काम सुनिश्चित कर लीजिए और अस्थिर पूर्वक जाकर एग्जाम हॉल में पेपर को लिखिए। घबराना नहीं है, अस्थिर से लिखिएगा, लिखा जाएगा। ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।